आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृषि महाकुंभ और इस पड़ाव में हम बात करेंगे कि बाजार में क्या चुनौतियां हैं और कैसे दूर होगी पारदर्शिता की शिकायतें, कैसे आएगी बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस ताकि बाजार में मोनोपोली की शिकायत दूर हो सके, सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कैसे सुधार आए, जानेंगे अगले आधे घंटे में। और इस खास पेशकश में हमारा साथ दे रहे हैं NEML के एडवाइजर और आर रामशेषन, बिजनेस लाइन के कमोडिटीज एडिटर जी चंद्रशेखर और राबो इक्विटी पार्टनर्स के MD राजेश श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है। रामशेषन जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केट्स में हमने देखा है एक छोटी कम्युनिटी है, नॉर्मली हम कहते हैं कि किसानों का ही मार्केट है और दूसरी पार्टी होती है जहां पर बड़े कॉर्पोरेट्स जो इनके प्रोड्यूस को खरीदते हैं। हमेशा से एक शिकायत रही है कि इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक पर्टिकुलर पार्टी ही इसको मैनिपुलेट करती है। क्या आपको लग रहा है 2015 में वो माहौल आ रहा है, इतने सारे क्योंकि नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उस सोच में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो 2 साल पहले एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। आजकल ये माहौल बन गया है देश में कि सब चाहते हैं, सब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिसके वजह से हम मार्केट को बदलाव कर सकते हैं, मार्केट का बदलाव कर सकते हैं। तो जो फार्मर जो कंपटीशन के शिकायत है, जो मतलब मोनोपोली का शिकायत है, उसको हम उस शिकायत उसकी दूर करके उसको हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से बिल्कुल चेंजेस होगा। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं देश में, वो चेंजेस को नेशनल लेवल पे करना ही हमारे लिए चुनौती है जी। क्योंकि यहाँ पर आपने कहा वो शिकायतों को दूर करने की जरूरत है। वो प्राइमरी शिकायतें चंद्रशेखर जी आपके एक्सपीरियंस में अब क्या वही रहेंगी जो 10 साल पहले थी कि एक पर्टिकुलर पार्टी, जैसे मैं कह रही थी कि मैनिपुलेशन है, या फिर सरकार एक पर्टिकुलर प्राइस ढूंढ रही है और उसका वो फॉर्मूला कैसे तय हो रहा है उसको लेकर भी लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं रहता है? आप मंडी सिस्टम के बारे में बात करते हो तो मैं समझता हूँ 10 साल पहले जितनी शिकायतें थी अभी भी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो ई मंडी आ गया है, जैसे कि रामशेषन साहब कर्नाटका में कर रहे हैं, और दैट्स एन एक्सेप्शन। मगर ज़्यादा करके हमारा देश में शिकायत क्या है मंडियों के सामने कि इट इज़ हाईली पॉलिटिसाइज्ड। तो हमें मंडियों को डीपॉलिटिसाइज करना पड़ेगा, द फर्स्ट वन। और फिर किसानों को सही दाम मिलना चाहिए, जो उसका जो क्वालिटी है उसके सामने जो सही दाम मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए उसे। मगर आज भी वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा मंडी सिस्टम मैं समझता हूँ इतना ऑप्रेसिव है। ये बहुत पुराना है, एंटीक्वेटेड मंडी सिस्टम है, मगर ऑप्रेसिव है। अच्छा किसान अच्छा एक क्वालिटी वाला प्रोड्यूस बनाया उसका और एक मीडियम क्वालिटी वाला प्रोड्यूस, दोनों को भाव एक ही मिल रहा है। तो वी नीड टू हैव क्वालिटी रिलेटेड प्राइसिंग मंडी के अंदर। और तीसरा है कि मंडी में कंपटीशन चाहिए। अब मंडियों में सिर्फ एम्पैनल्ड कमीशन एजेंट्स होते हैं, 8, 10, 12, 15 कमीशन एजेंट, सिर्फ वही लोग आकर के खरीद सकते हैं। तो मुझे खोल देना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस मंडियों में जब आएंगे तो जरूर किसान को फायदा होगा। इसके अंतर्गत ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को बाहर लाने के लिए टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना पड़ेगा। जी राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी और क्या एग्री रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हुए आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, या फिर क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, ये जो मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो खैर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो अब ऐसी हालत में हम लोग हैं कि इसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ये चाहें कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े और आपकी वेस्टेज कम हो, तो आपको एलानिया ये ज़रूरी पड़ जाएगा कि आप मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे जोर दें। जैसा रामशेषन साहब ने कहा और चंद्रशेखर जी ने कहा, ये जो हमारी मंडियाँ हैं इनको तो करना ही पड़ेगा मॉडर्नाइज, और इनको एक हब एंड स्पोक मॉडल में डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि जो फार्मर है उसके आसपास भी उसका स्पोक उसका बन सके
और वहां से वो सारा एग्रीगेट करके प्रोड्यूस आ सके और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जहां प्राइस डिस्कवरी हो वो हो सके। इसमें मैं ये मानता हूं कि जो प्लानिंग कमीशन है और जो पहले सरकार ने यहाँ काम किया हुआ है उसमें बहुत से मॉडल बने हुए हैं, मॉडल लॉ भी बनाया गया है, उसमें एपीएमसी एक्ट कैसे कैसे अमेंड करे वो बताया गया है। पर ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक नेशनल कॉस्ट को देखते हुए सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ आ करके मिल करके एक टाइम में इसको अमेंड क्यों नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल क्योंकि ये नई सरकार जो है ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पे और कहना चाहिए कि बहुत रूटेड तरीके से काम कर रही है, तो इसमें ये सुधार तो आएंगे आएंगे। आप और माने ना माने, लेकिन इसको देखते हुए हमारी जो वेस्टेज है वो भी इतनी ज्यादा है और वो इतनी कम हो सकती है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों का ठीक कर दें और इनको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनको रन करें, उतना ही काफी है। रामशेषन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि चंद्रशेखर जी ने रेफरेंस किया कि कर्नाटका में आप बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको नेशनल लेवल पर अगर ले जाने की बात उभर कर आती है वो आप कैसे करेंगे, कैसे डिलीवर हो सकता है? उसके पहले मैं 2 शब्द कर्नाटक के बारे में कहना चाहूंगा। कर्नाटक में जैसे हम बात कर रहे हैं अभी इस मोमेंट पे, इस टाइम पे 50 मंडियां हमारी ऑनलाइन है और ये सारी मंडियां बंबई के डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं। सो जिस हद से टेक्नोलॉजी, स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा रहा है, उसी हद तक वहां पे प्राइस डिस्कवरी में ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और राजेश जी ने पीपीपी मॉडल का मतलब जिक्र किया। कर्नाटक में हमने एनसीडेक्स के स्पॉट एक्सचेंज द्वारा, कर्नाटक सरकार और एनसीडेक्स स्पॉट एक्सचेंज द्वारा एक प्राइवेट कंपनी हमने रचाया है जहां पे दोनों भागीदार है 50-50 और ये कंपनी जो है इस मॉडल को सारे कर्नाटक में फैलाने के लिए कोशिश में जारी लगी हुई है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो नेशनल लेवल पे कैसे ले जाना चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे एक मॉडल में ले आना चाहिए, लेकिन क्या है कि हर स्टेट में अपने अपने तरीके से लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्ले अ सेंट्रल रोल। मैं तो ये समझता हूं कि 20 साल पहले हमने एक अच्छा सा नया सा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रचाया था, क्यों नहीं हम एक मंडी के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाए जहां पे सारे स्टेट की मंडियां अपने कनेक्ट कर दें। इस इंस्टीट्यूशन को हम उसी ढंग से, जैसे कि एनएसई चलता है, जैसे कि अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं, उसी ढंग से हम इस ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं रचाएं, क्यों नहीं चलाएं। तो जितने भी ट्रांसपेरेंसी आपको मार्केट में चाहिए सारा आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक अ लीड। थॉट बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी उस अथॉरिटी को छोड़ेंगे? तो इसमें क्योंकि इस विषय हमारा संविधान में स्टेट लिस्ट में है, तो 2 चीज हो सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके इस सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, या हमारा जो केंद्र सरकार इतना जबरदस्त और मजबूती से सब राज्य सरकारों का सहमत लेना चाहिए, बिकॉज इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें एक एग्रीकल्चर और एग्री मार्केटिंग के लिए वी नीड ए नेशनल पॉलिसी, नॉट अ स्टेट पॉलिसी। एंड इस नेशनल पॉलिसी को हम यूनिफॉर्मली सभी स्टेट में इसका अमल होना चाहिए। दैट इज द वे फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। एक बात जिक्र करना चाहूंगा, इट इज अबाउट 70 years since we have got independence. पिछले साल 2013 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एग्री मार्केटिंग पॉलिसी कर्नाटक में जारी किया था। इसके पहले किसी स्टेट ने एग्री मार्केटिंग के बारे में पॉलिसी ही नहीं बनाई है। सेंटर का तो कोई है ही नहीं, रोल तो है ही नहीं उसमें। चलिए, तो एक स्टेट ने यहाँ पर कर दिया कि लेकिन क्या वो बाकी स्टेट्स फॉलो करेंगे और क्या यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी आ सकती है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे कुछ और पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृषि महाकुंभ और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 3 खास मेहमान, डी चंद्रशेखर, इसके अलावा रामशेषन जी और राजेश श्रीवास्तव जी। और हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या नए बदलाव आ सकते हैं भारतीय कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, इस मार्केट को और भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए। पहली बार हमने देखा है पिछले 70 सालों में एक राज्य ने, कर्नाटक ने एग्री मार्केटिंग पॉलिसी को तैयार किया और यहाँ पर मांग हमारे पैनलिस्ट की यही है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े कदम
उठाए जा सकते हैं एक नेशनल लेवल पर, ताकि ये मार्केट और भी सुधरे, यहाँ पर और भी ट्रांसपेरेंसी आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। राजेश जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे स्पॉट एक्सचेंजेस की, ये कितना बड़ा रोल आगे प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और आजकल फ्यूचर्स तो फिर भी ठीक हो गया, पर स्पॉट एक्सचेंजेस कुछ हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटिंग है रादर, और उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बहुत ही छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं अभी। एक एनसीडीएक्स का स्पॉट एक्सचेंज है जो छोटा मोटा काम कर पाता है, बट बाकी जो है वो इंटर स्टेट मूवमेंट वगैरह पे इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब तक कि आप वो नहीं रिमूव करेंगे तब तक ये चलेगा ही नहीं नेशनल लेवल पे। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम जीएसटी की बातें करते रहते हैं, जितना जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो जाए उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। पर अदरवाइज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसमें इनिशिएटिव ले करके और स्टेट्स को मिला के, और मैं राम शेषन साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आप कंकरेंट लिस्ट में ला सकें कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी मैं भी बहुत दिनों से कहता रहा हूं, तो आई थिंक उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये आपको हटाने पड़ेंगे हिंड्रेंसेस, अदरवाइज क्या होगा कि आपके अगर स्पॉट एक्सचेंजेस नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज वो फिर होता क्या है कि आप अगर ये मंडी रख भी लें आप, तो मंडी में क्या होता है कि जो प्राइस डिस्कवरी है वो फिर वही होती है, और यहाँ पे ये होगा कि फार्मर अपना जो प्राइस है वो रखेगा और सेलर्स इकट्ठे आएंगे तो उसको भी बेटर प्राइस मिलेगा और ज्यादा अच्छी तरह से उसका प्रोड्यूस जो है वो बिक सकेगा। तो मेरे ख्याल से ये नेशनल पॉलिसी स्पॉट एक्सचेंजेस पे तो बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो सबको मिलकर करना चाहिए। जी, यहाँ पर तो यानी कि ऑफ कोर्स और बढ़ावा देने की कोशिश की जा सकती है सरकार की ओर से। एक और बड़ा मुद्दा जो लगातार मीडिया में उछला है और इस पर हमने बात भी काफी की है कि एपीएमसी एक्ट को कई ऐसे आवाजें हैं जो कह रही है इसको हटा देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। क्या आप भी सहमत हैं, या फिर आपको लगता है यहाँ पर इसमें बदलाव लाने की जरूरत है और ना कि इसको रद्द करने की? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, यानी कि इट्स अ वेरी पॉपुलर डिमांड, लेकिन मेरा तो ये पूछना है, इन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जिस मार्केट में करीबन 50 से 60% मार्केटेबल सरप्लस आता है, उस मार्केट को अगर आप आपने अबॉलिश कर दिया, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? तो किसान तो वहीं कहीं रह जाएगा, तो जितना मतलब शोषण हो रहा है वो शोषण और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि एपीएमसी मार्केट्स को हमें सुधारना चाहिए। अल्टरनेटिव के बिना जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको हमने अबॉलिश कर दिया तो फिर किसान जितना भी थोड़ा बहुत जो भी फायदा हो रहा है वो फायदा नहीं होगा जी। और एक और बात है कि इन दोनों चीज में वो ट्रेडर और किसान को जब आप देखेंगे तो किसान इज एन एक्सप्लॉइटेड लॉट और ट्रेडर इज इन अ वेरी प्रिविलेज पोजीशन। तो आप रेगुलेशन को यूज करके किसान को ट्रेडर के बराबर लेके आइए। अगर आपने मार्केटिंग एक्ट को ही अबॉलिश कर दिया तो जितना मतलब एक्सप्लॉइटेशन है और ज्यादा हो जाएगा। तो मैं तो सबसे यही मांग करूंगा कि आप मार्केटिंग सिस्टम को बदलाइए, चेंज कीजिए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, ताकि वी क्रिएट अ नेशनल मार्केट, वी क्रिएट अ मार्केट व्हिच इज ट्रांसपेरेंट एंड व्हिच रन्स एज अ मार्केट शुड। चंद्रशेखर जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? हाँ जरूर, मैं समझता हूँ एपीएमसी जो मंडियां हैं उसे बंद करना उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। मगर हमारा जो उसमें जो स्ट्रेंथ उसमें है उसे वी नीड टू लीवरेज। कैसे बढ़ाएंगे उस एफिशिएंसी को, कैसे बढ़ाएंगे? हाँ वही जरूर, उसमें हमें टेक्नोलॉजी लाना चाहिए नंबर 1। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें उसे डीपोलिटिसाइज करना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट प्रपोजिशन। दूसरा है सभी मंडियों में, मैं कई मंडियों में गया हूँ देश भर, बहुत जगह है, उस जगह का इट्स अ वेस्ट, सही ढंग से उसे वापरना चाहिए। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। वो होगा तो किसान को क्वालिटी रिलेटेड प्राइसिंग मिलेगा। आज उसको क्वालिटी रिलेटेड प्राइसिंग नहीं मिलता है। तो जैसे मैं अच्छा क्वालिटी का उत्पादन करता हूं तो मुझे अच्छा भाव मिलना चाहिए, ताकि देन आई हैव इंसेंटिव टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी। फॉरवर्ड मार्केट में वो क्वालिटी रिलेटेड प्राइसिंग नहीं मिलेगी। नॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस आर फिक्स्ड। तो वो फिक्स, वो अच्छा एक उच्च दर में कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी फिक्स हो जाता है। मगर बिकॉज हमारे जो क्रॉप्स है, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, देयर विल बी वेरिएशंस। देयरफॉर वो वेरिएशन के वजह से मंडियों में जाकर ही किसान को उसे बेचना पड़ता है। अगर वो जब मंडियों में जाता है,
ही जो कमीशन एजेंट्स वगैरह उसे शॉर्ट चेंज करते हैं या फंसा देते हैं। तो उसके लिए इफ उसको जो जब सुविधा बनती है फॉर प्राइमरी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, जरूर उसे अच्छा भाव मिलेगा। तीसरा है कि हमारे देश में रामशेषन साहब ने बताया पिछले 50, 60, 70 साल में we have failed to build capacity amongst farmers to face market volatility. मार्केट में इतना अनसर्टेनिटीज है, इतना वॉलेटिलिटी है, वेदर अनसर्टेनिटी है, प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी है, क्वालिटी का कोई निश्चयता नहीं है और भाव का कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो किसान में हमने इतना क्षमता पैदा नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है, ताकि आई वांट हर एक हमारा किसान कैन बिकम ए savvy ट्रेडर, एवरी फार्मर कैन बिकम ए savvy ट्रेडर, मगर हमें उसके अंदर वो क्षमता लाना चाहिए वॉलेटिलिटी को बेयर करने की। इनफैक्ट राजेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, और लौट के फिर आप ही से इस चर्चा को फिर दोबारा शुरू करेंगे। लौटेंगे जल्द ही। बात कर रहे हैं फार्मर्स की, और जो एक बहुत बड़ा माध्यम है किसानों के लिए अपने माल को बाजार में ले जाने का, वो है मंडियों का रास्ता। और मंडियों को कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए, कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और अच्छी ओपिनियंस निकल कर आई है चंद्रशेखर जी और रामशेषन जी की ओर से। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे भी आपकी राय लेना चाहूंगी। एफिशिएंसी कैसे अब बढ़ानी चाहिए सरकार को? क्या अब वो ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि मंडियां और भी बेहतर बन सके किसानों के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये मंडी को मॉडर्नाइज करना, एफिशिएंट बनाना, इन सबकी स्कीम जो है वो बहुत सालों से बनती रही है। हम लोगों ने, राबो बैंक ने 2006-07 में एक पूरा मॉडल बना के दिया था, जो हम लोगों ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया था कि आप कैसे इसको हब एंड स्पोक मॉडल में ले जाएं, कैसे इसको पीपीपी में बनाएं और कैसे इसमें ऐसा माध्यम बनाएं कि जिसमें आपको जो एग्जिस्टिंग मार्केट मेकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हीं को आप इनवाइट कर सकें कि वो नई वाली मॉडर्नाइज मंडी में भी बने मार्केट मेकर्स, क्योंकि उनके बिना काम चलेगा नहीं। उनका नेक्सस जो है वो तोड़ना भी बहुत मुश्किल सी चीज है। तो उसमें ये हुआ था, यहां तक बोला था हम लोगों ने कि देखिए, बहुत दिनों से जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं ट्रेडर्स, उनके नेक्स्ट जनरेशन अब बिजनेस में आ गई है, उनकी डिफरेंट साइकोलॉजी है, आप उन पे काम करें, उनको मॉडर्न अच्छा इक्विपमेंट दें, कंप्यूटर्स दें, उस पर उनको काम करने दीजिए। उस वहां पे मार्केट्स में ई ऑक्शन या इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन जो है, जिसको हम लोग डच ऑक्शन भी कहते हैं, उसको लाइए और उसकी वजह से उनको आप उन्हीं लोगों को एंगेज करिए न्यू सेटअप में। और अगर उनकी इनकम जो है वो बढ़ती है उससे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो उसको बहुत दिनों तक रेजिस्ट कर पाएंगे। और इसको हमको ट्राई करना चाहिए और इसका कोई और तरीका नहीं। मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ रामशेषन साहब से कि इनको पूरा स्क्रैप करने का एपीएमसी एक्ट को जरूरत नहीं है, अमेंड करने की जरूरत है। आई थिंक जो खास बात यहाँ है वो विल टू इम्प्लीमेंट चाहिए। इसमें कोई मॉडल बनाना जो है ये सब तैयार है, सब कुछ बहुत दिनों से, बहुत सालों से रखा हुआ है, पर इम्प्लीमेंट करने की बात है जी। पर तरीका सिर्फ वही है कि आप उसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाइए, उसको उनको मैनेज करने दीजिए और उसके बाद आप देखिए क्या होता है। ऑटोमेटिकली आपकी वेस्टेज भी कम होगी, आपकी प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सब हो सकता है। ओके, यहाँ पर रामशेषन जी, आखिर में आपसे यही समझना चाहूंगी कि फार्मर्स के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है कि अगर कोई कृषि करना चाहता है और कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस समय गोइंग बैक टू एग्रीकल्चर, बट द फैक्ट इज आप किसानों को कैसे और भी एम्पावर करें इस तरह के एनवायरनमेंट में? क्या आपको लग रहा है ज्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है ताकि वो तमाम चीजें देख सके कि क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, कैसे अपने प्रोड्यूस को बेस्ट तरीके से मार्केट किया जाए? जी बिल्कुल, हमने अभी तक बात किया है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स वगैरह वगैरह की। लेकिन हमारे किसानों को ये पता होना चाहिए कि इसका लाभ कैसे उठाएं। सो देयर इज अ नीड फॉर अ मैसिव स्टेक होल्डर एजुकेशन प्रोग्राम। लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कहने के लिए कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा ही नहीं।
सो जो मार्केट फी कलेक्ट करते हैं इज मेंट फॉर मार्केट डेवलपमेंट। तो मेरा तो ये गुजारिश है सारे स्टेट से कि आप मार्केट फी से कुछ पैसा निकालिए, अच्छे से स्टेक होल्डर एजुकेशन प्रोग्राम बनाइए, सारे स्टेट में फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए आप अच्छे से ऑन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि इस बदलते माहौल में किसान और भी कुचल जाएगा। जी जी चंद्रशेखर जी। हाँ, मेरा कहना ये है ज़रूर मार्केटिंग और मार्केट एक्सेस बहुत एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। जैसे हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, प्री हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ जो है, जो किसान को इनपुट सही ढंग से मिला जाए, सिंचाई को बढ़ावा मिला जाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम निवेश करें और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किसान को वी डिलीवर टू हिम प्राइस एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब होना चाहिए। और इसके वजह से किसान का कैपेसिटी बढ़ेगा। एक बार किसान का ज्ञान मार्केट के बारे में बढ़ गया, मार्केट आउटलुक उसके पास है, प्राइस आउटलुक उसके पास है, तो मैं समझता हूँ किसान इज अ savvy ट्रेडर। वो जान लेगा कहाँ किसको कब कितने भाव में हम बेचेंगे। बट टुडे किसान का पास वो ज्ञान नहीं है अबाउट प्राइस आउटलुक एंड मार्केट आउटलुक, क्योंकि और एक अनदर सेट ऑफ ऑपरेटर्स आर कंट्रोलिंग दैट प्राइस आउटलुक एंड मार्केट आउटलुक। तो किसान को इसका ज्ञान, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो देना चाहिए। और इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भूमिका नहीं है, इससे ज़्यादा और भी 3-4 टेक्नोलॉजी जो है वो लाना चाहिए। एक है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, 4-5 टेक्नोलॉजी का सम्मेलन संगम करके आई थिंक दिस एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिसर्जेंस आ सकता है थ्रू मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जी, सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कृषि की तरफ लोगों का ध्यान और बढ़े और बढ़ावा मिले इस क्षेत्र को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए इस खास पेशकश में समय निकालने के लिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।